हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ रागिनी शेट्टी के बारे में। रागिनी शेट्टी कौन है तो मैं आपको बता दूँ। रागिनी शेट्टी बिग बॉस सीज़न 1 की एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जिनको बिग बॉस ने अपने घर में बुलाया था। कहने को वो कंटेस्टेंट तो थी, साथ ही साथ में बिग बॉस की अंडर कवर एजेंट भी थी। वो कंटेस्टेंट्स के बीच में रहकर जो है उनकी बातें, उनके क्या जो मिजाज हैं, उनकी क्या पर्सनालिटी है, क्या उनके जो आप कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज है, उस सभी को वो नोट करके बिग बॉस को बताया करती थी। और उसको अभिजाता के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस सीज़न 1 की, जो आया था आज से करीबन कई साल पहले। आई थिंक 2006 में बिग बॉस का पहला सीज़न आया था। मैंने बिग बॉस सीज़न 1 के बारे में भी मैंने अपने चैनल पर बात करी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुनिएगा। मैं उसका लिंक पॉसिबल होगा तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो आप इजीली देख सकते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो रागिनी थी वो इस सीज़न में आई थी और वो भी अपने आप को एक सेलिब्रिटी बताकर ही सभी सेलिब्रिटी के साथ रह रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो जो हैं सारे के सारे जो कंटेस्टेंट हैं, जो सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट है, उनको जज कर रही थी। एक तरीके से वो एक कॉमनर थी, लेकिन उनको एक तरीके से इंट्रोड्यूस सेलिब्रिटी की तौर पर ही किया गया था। असल में वो भी अपने करियर में जो रागिनी थी वो नई नई थी और वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। एक्चुअली क्या है ना कि जो रागिनी है ना, उनके बारे में ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप ढूंढने जाएंगे तो बड़ी लिमिटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब आप सोच सकते हैं ये कोई ऐसी हाल ही की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन नेट पर हैं वो भी बहुत साल पहले अपलोड हुई थी, बस वही हैं। करंटली तो कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि अगर मैं रागिनी की खुद की बात करूं तो रागिनी, आई डोंट नो आप लोगों को याद है या पता नहीं है, या आई डोंट नो, आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन रागिनी इस दुनिया से कई साल पहले ही जा चुकी हैं। सन 2014 में मई के महीने में, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2014 में उन्होंने अपने आप को खुद से खुशी करके इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अब आप समझ ही गए होंगे, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ। तो रागिनी ज़िंदा तो है नहीं, लेकिन उनका परिवार, उनकी फैमिली हाल फिलहाल कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, उसके बारे में कुछ नहीं पता। इनफैक्ट रागिनी की डेथ का भी लोगों को बहुत बाद में पता चला है। रागिनी की डेथ को किसी ने भी नोटिस नहीं किया, कोई बात नहीं हुई, और बहुत टाइम बाद ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि जो बिग बॉस सीज़न 1 की जो कंटेस्टेंट हैं, जो कॉमनर कंटेस्टेंट थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को शौक भी लगा। ख़ास तौर पे उन लोगों को शौक लगा जिन्होंने बिग बॉस सीज़न 1 देखा है, जैसे कि मेरे जैसे लोग, जिनको बहुत ज़्यादा शौक लगा, बहुत बुरा लगा। क्योंकि मैंने रागिनी की जर्नी बिग बॉस में देखी है। वो लड़की, उस लड़की ने ना बहुत स्ट्रगल किया है। जो भी ये सेलिब्रिटी के टैंट्रम्स होते हैं, फेकनेस होती है, उन सब को उस लड़की ने हैंडल किया है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करी थी। वहाँ पर 2 ही ऐसे कंटेस्टेंट थे जिसके साथ उसकी थोड़ी बनी, 2 नहीं मैं 3 कहूँगी। एक तो कश्मीरा शाह, दूसरे थे दीपक तिजोरी, और तीसरे थे आर्यन वैद। आर्यन वैद और रागिनी के बीच में एक हल्की फुल्की सी एक फ्रेंडशिप ज़रूर डेवलप हो रही थी, लेकिन फिर जो है आर्यन ने गुगली मारी। आर्यन ने फिर अपना सीधा जो झुकाव है वो अनुपमा वर्मा की तरफ कर दिया था। अनुपमा वर्मा के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं।
तो जो इस वजह से ना रागिनी को जो लाइमलाइट मिल भी रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा फिर जो है अनुपमा की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर तो अनुपमा और आर्यन वैद का जो रिश्ता है वो ज़्यादा सुर्खियों में आने लगा, कैमरों में कैप्चर होने लगा, और जो रागिनी थी वो साइड लाइन होने लगी, जिसकी वजह से रागिनी ने अपने इमोशंस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से, ब्रिलियंट तरीके से हैंडल किए। बट अनफॉर्चुनेटली ये लड़की बेचारी क्या जानती थी कि कुछ साल बाद ही ये इस दुनिया से चली जाएगी। बिग बॉस का सीज़न 1 सन 2006 में आया और सन 2014 में ही वो ये दुनिया छोड़ के चली गई। अगर आप काउंट करें तो सिर्फ 8 साल के बाद ही उसने ये दुनिया छोड़ दी। मतलब बिग बॉस सीज़न 1 के मतलब जब वो बाहर निकली तो आप सोचिए कि सिर्फ उसको क्या पता था कि आज से 8 साल बाद मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूँगी। ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप इस चीज़ की डेप्थ में जाए ना, तो इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके साथ अगले ही पल में क्या होने वाला है। रागिनी ने बहुत ही चाव से अपने आप को एक फिल्म इंस्टीट्यूशन में न्यूयॉर्क में ही अपने आप को एनरोल करवाया था। वो डायरेक्शन सीखना चाहती थी, लेकिन वही वाली बात है कि पता नहीं उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा था, ऐसा उन्होंने क्या देख लिया था, ऐसा क्या जान लिया था, या वो किसके लिए थ्रेड बन चुकी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर उन पर डाला जा रहा था कि उन्होंने ये स्टेप लिया। या हो सकता है कि उनके साथ कुछ और हुआ हो, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने के लिए ये कर दिया हो, क्योंकि पहले के टाइम की जो ऑडियंस थी वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा दूरदर्शी, पारदर्शी विज़न नहीं रखती थी। जैसे कि सन 2020 के बाद तो लोगों के मतलब आगे पीछे दाएं बाएं आंखें आ गई। सब लोग जो हैं ब्योमकेश बख्शी बन गए और सब ने जो है ये देख लिया कि जो दिख रहा है वैसा है नहीं। जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है एक्चुअल में उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो हो सकता है रागिनी के साथ भी यही हुआ हो, या फिर उनको ये करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया हो। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अपने रास्ते के कांटे को खुद से ही हटा देते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस शख्स को ऐसी पोजीशन पे लाकर खड़ा कर देते हैं अपने रास्ते के कांटे को, जो ऐसी उसको अवस्था में डाल देते हैं जिसमें वो खुद ब खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। और जो शख्स खुद को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी मौत का ज़िम्मेदार तो फिर वही होगा ना जिसने खुद का नुकसान किया है। तो कुछ ऐसी भी ये लोग योजनाएं बनाते हैं, ऐसे भी लोग दिमाग वाले होते हैं जो एक इंसान पर इतना प्रेशर डाल देते हैं, और वो प्रेशर इसी बात का होता है कि तुम खुद से अपना नुकसान कर लो। वो खुद चाहते हैं कि ये शख्स खुद से अपना नुकसान कर ले, हमारे हाथ गंदे ना हो, और हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे तो हम पर कोई नाम नहीं आएगा और हमको जो है खामखा पछतावा करना पड़ेगा। एक और काम हमें मिल जाएगा, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत काम है। इसने खुद के साथ जो किया है वो खुद से किया है। और ये इन लोगों की ही चाल होती है, क्योंकि हर कोई अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो वो ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन लाकर खड़ा कर देते हैं एक शख्स को कि भैया तुम्हें ही खुद को ख़त्म करना है। तुम, हाँ, बस तुम्हारे पास हम ये ऑप्शन देंगे कि तुम्हें अपने गले में फांसी लगानी है, तुम्हें जहर खाना है, या तुम्हें खुद से जो है खुद को, मतलब अब आप समझ जाइए, मैं वो यंत्र का नहीं उच्चारण कर सकती। मतलब उनको ऑप्शन दिए जाते हैं कि तुम किस चीज़ से मरना पसंद करोगे। तुम्हारे पास ये बस ऑप्शन है कि तुम्हें खुद से खुद का नुकसान करना है, और जिससे चाहो तुम खुद का नुकसान कर लो, चाहे रस्सी से कर लो, चाहे जहर से कर लो, लेकिन तुम कर लो और अपनी मर्जी से करो। तो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे किसी परिजन का नुकसान कर देंगे, तुम्हारे किसी परिवारजन का हम जो है उसको परेशान करेंगे। तो बदले में इंसान सोचता है कि यार, इंसान जो होता है ना, वो अपने परिवार की बेहतरी के लिए, लोग अक्सर बोलते हैं कि परिवार
आपको मजबूत बनाता है, पर कभी कभी आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन जाता है। और अपने परिवार को बचाने के लिए इंसान क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ कर गुज़रने पे मजबूर हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो हो सकता है ये बात हो, लेकिन अगर सोचिए, अगर ये सारी बातें ना हो और वाकई उस लड़की ने अपनी ही स्वेच्छा से ये काम किया है, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक नैरेटिव को नहीं देख रही हूँ, मैं बहुत सारे पहलुओं को देख रही हूँ। अगर मैं वो पहलू देखती हूँ जो रागिनी ने अपनी शायद खुद की मर्ज़ी से किया है, तो फिर बहुत अफसोस है। क्योंकि मैं हमेशा लाइफ में ना, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से एक बात सीखी है कि हम लोग क्या है ना, अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, लोगों से जा कर काउंसलिंग करवाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, पैसा खर्चते हैं। और वो जो डॉक्टर होता है वो सिर्फ हमको हमारे सामने कुछ सजेशंस रखता है, कुछ ऑप्शंस रखता है कि तुम ये कर लो, ये करके देख लो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। क्योंकि जो एक साइकेट्रिस्ट होता है वो यही कहता है कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वो करो। तो फिर ये बातें पता नहीं हम खुद को क्यों नहीं समझा पाते। और मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि भाई किसी को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं मानती हूँ कि झूठी उम्मीद कभी कभी किसी इंसान के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर जाती है। देखिए, ज़िंदगी में ना हर एक इंसान को बहुत खुशनसीब होते हैं, चंद लोग ही खुशनसीब होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त उनकी बात सुनने के लिए अवेलेबल रहते हैं, बिना उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि इंसान अपने दुख को जितना खुद से हैंडल कर सकता है, उसको जिस तरीके से डील कर सकता है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। आप खुद जानते हो, आप बार बार किसी और से अपने आप को मोटिवेट करवाते हो, काउंसलिंग करवाते हो, एक तरीके से जैसे एक किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या आप कोई खटारा गाड़ी हो जिसको हर कोई धक्का मार मार कर आगे लेके जाए। हमें खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, हमें खुद ही अपने आप को उम्मीदें देनी चाहिए, अब भले ही वो झूठी ही क्यों ना हो। एक नेगेटिविटी इंसान के अगर दिमाग में घुस जाती है तो उसकी जान पर बन आती है। और अगर एक उम्मीद जो झूठी ही सही उसे आगे बढ़ने में, कुछ करने में अगर मोटिवेट कर रही है, उसको एक ज़िंदगी जीने की तमन्ना दे रही है, तो क्या गलत है इसमें। क्यों, मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। मैं नहीं जानती, मैं नहीं मानती कि मैं किसी इंसान को, एक कहते हैं ना, एक मैंने कहानी बड़ी अच्छी पढ़ी थी कि एक वैद्य होता है, उसके 2 पेशेंट्स होते हैं, तो वो उनके मुंह पर उनको किसी कारणवश नहीं बता पाता है उनको क्या रोग है, तो वो चिट्ठियाँ लिखता है, बट वो चिट्ठियाँ बदल जाती हैं। बीमार के पास ये चिट्ठी पहुंच जाती है कि भाई तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, तुम तो भले चंगे हो, तुम तो खाओ पियो और मौज करो। और जो हट्टा कट्टा आदमी होता है उसके पास वो चिट्ठी पहुंच जाती है कि भाई तुम्हारे पास तो मतलब वक्त ही नहीं है। तो जो हट्टा कट्टा हट्टा कट्टा जो इंसान होता है ना, वो चिट्ठी पढ़ के बीमार हो जाता है, वो लिटरली बिस्तर पकड़ लेता है। और जो मरने वाला इंसान होता है ना, जब वो चिट्ठी पढ़ता है कि मुझे कुछ नहीं है, तो वो ऐसे मतलब पतंगे की तरह उड़ने लगता है, खा रहा है पी रहा है, उसमें एक उमंग आ जाती है बुजुर्ग इंसान में। तो जब वो उस वैद्य को पता चलता है ना, तो जिसको मतलब वो चिट्ठी गई होती है, जिसको जो एक्चुअल में बीमार होता है और मरने वाला होता है, और उसको ये चिट्ठी मिली होती है कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ नहीं बोलता है उसको। वो कहता है कि नहीं यार, ये बंदा तो इतना भला चंगा हो गया एक चिट्ठी पढ़ के, भले ही उम्मीद झूठी है तो झूठी से। और जो इंसान भट्टा कट्टा होता है लेकिन उसको वो चिट्ठी मिली होती है कि भाई तुम तो मरने वाले हो, तो उसको जाके बोलता है अरे भाई तुम कोई मरने वाले नहीं हो, तुम बिल्कुल भले चंगे हो, उठो बिस्तर से। तो वो एकदम हैरान होके उठ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो साइकोलॉजी होती है ना, वो एक ज़िंदगी में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
अगर आपकी साइकोलॉजी स्वस्थ है ना, तो आपके पास कोई हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करियर हो ना हो, आपके पास रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत बच्चे हों या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपकी साइकोलॉजी अगर बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन लोगों को अपनी साइकोलॉजी से ज़्यादा अपने रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत इनमें इनके ही कुंडे अटकाने में बिज़ी रहते हैं। तो यहाँ पर ना मैं हर किसी शख्स को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भाई आप लोग डिसहार्टेड होते हो, नाकामयाबी मिलती है आपको, डेफिनेटली आपको बुरा लगना चाहिए। आप 2 दिन तक 3 दिन तक हफ्ते भर तक शोक मनाओ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। पर उसके बाद जो है फिर से उठो, खुद को मोटिवेट करो। तुम दूसरों से जो है वो अपने आप को लेक्चर के धक्के पड़वाओगे, इससे अच्छा है कि तुम खुद ही खुद को लेक्चर दो ना कि यार ऐसे कैसे। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ ना, तो आप लोगों ने कभी मेरी लाइफ के बारे में जाना नहीं, क्योंकि मैंने आपको कभी बताया नहीं, और मुझे नहीं लगता कभी मैं उस चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स, बहुत कुछ देख चुकी हूँ। लेकिन मेरे पास कहने को बहुत सारे लोग हैं, और अगर मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी तो वो मुझे सल्यूशन दे देंगे या किसी ऐसे शख्स के पास भेज देंगे जैसे कि साइकियाट्रिस्ट वगैरह। लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे एग्जैक्टली मैं क्या चाहती हूँ ना, वो नहीं समझ पाएंगे। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं। देखो, स्पिरिचुअल गाइडेंस एक अलग गाइडेंस होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो एक रियलिटिव वर्ल्ड की जो नॉलेज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अलग तरीके की होती है। उनमें आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रकृति क्या काम करना चाहती है ना, ये आप खुद ही समझ सकते हो। तो मैं इतनी ज़्यादा कभी कभी डिप्रेशन में जाती हूँ, लेकिन ठीक है, मैं उदास होती हूँ, मैं तकलीफ़ में होती हूँ, मैं रोती भी हूँ, मैं बहुत रोती हूँ। लेकिन उसके बाद मेरे को पता है कि मेरे आसपास सिचुएशन ऐसी है कि मुझे रोना है, बहुत रोना है, लेकिन उसके बाद मुझे अपने आंसू पोंछने हैं और वापस से खड़े होना है, और वापस से अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर उठ जाना है और आगे बढ़ जाना है। और दूसरे जो लोग मुसीबत में हैं उनको मोटिवेट करना है कि नहीं, तुम आगे बढ़ो। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने वो लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, हताश हैं, निराश हैं, कि जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते करते जब मैं उनको कुछ कह रही होती हूँ ना, तो असल में मैं उनको नहीं कह रही होती हूँ, मैं खुद को समझा रही होती हूँ। तो ऐसे में मेरी खुद की काउंसलिंग मैं खुद ही करती रहती हूँ। तो यहीं से जो है मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और मैंने भी अपने आप को ज़िंदगी में ना बहुत सारी उम्मीदें दे रखी हैं, मैं जानती हूँ, और मुझे पता है कि उनमें से कोई भी उम्मीद ज़िंदगी भर शायद वो नहीं होगी, पर फिर भी उस उम्मीद ने मुझे ज़िंदा रखा है, मुझे मोटिवेट रखा है। और यही वजह है कि मैं इस तरीके से यूट्यूब पर आई हूँ। शायद वही जो मैंने खुद को झूठे दिलासे, खुद को झूठे वादे, झूठी उम्मीदें दे रखी हैं, तो वही शायद उम्मीदों ने मुझे हमेशा से मोटिवेट किया है कुछ ना कुछ करने की। और यही उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैं पिछले 1 साल से यूट्यूब पर हूँ, और जैसे भी करके, जैसे भी हालातों में, जितना भी मुझे वक्त मिलता है, कैसे भी करके मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, ना मैं उनका उपयोग करती हूँ। कहने को मेरे पास वो अवेलेबल हो सकती हैं, बट किसी कारणवश मैं उनको नहीं यूज़ करती हूँ। मेरी शायद साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ेस कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ अपने आप को वो करती रहती हूँ। मेरे पास व्यूज़ भी मुझे नहीं आते, जैसे कि मैंने शायद पहले भी कहा कि
अभी तो खैर फिर मुझे 2-4 व्यूज़ मिल जाते हैं। एक वक्त पे तो मुझे मेरी वीडियोस ऐसी आप देखेंगे जिसमें सिर्फ एक एक व्यू आया हुआ है, और वो व्यू भी मेरा खुद का ही सुना हुआ है। तो ऐसी भी मेरी सिचुएशन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे भी करके, कैसे भी खुद को मोटिवेट करके मैंने यहाँ तक खुद को धक्का दे देकर मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि कोई भी आपको ज़िंदगी में आपसे बेहतर नहीं जान सकता। आपसे बेहतर आप खुद ही को जानते हो, आप खुद ही को पहचानते हो। तो ये जो भी चीज़ें मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। अक्सर हम ना, बहुत सारे लोग आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे जो अपने सुख को छुपाने के लिए, कि भाई हमें नज़र ना लग जाए, हमारी खुशियों के, जो हमारे सर पर जो खुशियों का ताज है, उस ताज का जो हीरा है वही ना किसी की बुरी नज़र से चटक जाए, तो इसीलिए लोग अपने आप को ऐसे दिखाते रहते हैं। मतलब कोई कहता है ना कि अरे मुझे तो ना ये हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, तो वो भी बोलने लग जाते हैं अरे मुझे भी ये हेल्थ इशू है। क्यों? ये ना लगे कि भाई ये तो बड़ी हट्टी कट्टी है, बनी ठनी तबीयत है। तो अपने सुखों को ये छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन बहुत कम लोग आपको ऐसे दुनिया में मिलेंगे जो अपने दुखों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। वो कितने भी दुखी होंगे ना, उनसे पूछो अरे आप, क्या बात है, आपका चेहरा बड़ा उदास है। नहीं, मेरा चेहरा तो कोई उदास नहीं। अरे नहीं, वो रात को मैंने एक पिक्चर देखी थी ना, लेट सोई, और इसी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। जबकि वो शायद शख्स पूरी रात रो रहा होगा, वो औरत रो रही होगी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे, कुछ उसके साथ भी कुछ फैमिली में कोई कलेश हुआ होगा। लेकिन अपने कलेशों को अपने तक रखने के लिए, अपने घर की बात को घर में रखने के लिए, अपने दुख को खुद को, उसको, उस औरत को हैंडल करना है, इसीलिए जो है वो झूठ बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको किस्म किस्म के लोग मिलेंगे, और जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो अपने दुख को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं और एक खुशियों का नकाब डाल के बैठते हैं, मैं सच बता रही हूँ, वो लोग कैसे भी करके बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी खुद को पार करवा देते हैं, खुद की नैया भवसागर से निकाल देते हैं। और जो लोग मतलब अपना सुख छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, ऊ आ आउच करते रहते हैं, वो ज़रा सी बात पर भी ना, ज़रा सी प्रॉब्लम्स में भी हाय तौबा मचा देते हैं, क्योंकि उनको डर लगने लग जाता है। तो ये डिफरेंस मैंने अपनी लाइफ में देखा है, और यही वजह है कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ। बात तो मैं रागिनी शेट्टी के बारे में कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि रागिनी की इस सिचुएशन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं अक्सर जब भी वीडियोस बनाती हूँ, और ख़ास तौर पे ऐसे सेलिब्रिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ जिन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए हैं, तो मैं उनकी हर एक पहलू पे बात करती हूँ। उस पहलू पे भी बात करती हूँ जो पब्लिक डोमेन में है, जो एक कॉमन नैरेटिव है, और पर्दे के पीछे भी मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैंने रागिनी के बारे में किया। अब रागिनी क्यों इस दुनिया से गई, ये तो रागिनी ही जानती थी, या उसके परिजन जानते थे। जो अब कहाँ पर है मुझे नहीं पता। कहा जाता है कि बिग बॉस में रागिनी की जो मेंटल कंडीशन को देखकर उनकी मदर ने लिटरली उनके लिए वोट करवाए, जिससे कि वो शो से बाहर आए। पहले जो बिग बॉस सीज़न 1 का जो फॉर्मेट था ना, कि जिस कंटेस्टेंट को आप शो से बाहर निकालना चाहते हो उसको ढेर सारे वोट दो। अभी तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको बचाना है उसको ढेर सारे वोट दो, लेकिन उस टाइम पर ये चीज़ें बिल्कुल उल्टी हुआ करती थी। तो बहुत ज़्यादा रागिनी की फैमिली को रागिनी की चिंता हो रही थी, और मैंने भी रागिनी की जर्नी देखी थी। रागिनी बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की थी, बहुत काम करती थी वो घर में, उसकी ब्यूटीफुल सी स्माइल थी। एंड ट्रस्ट मी, जब मुझे पता चला कि रागिनी इस दुनिया में नहीं रही है, तो मुझे बड़ा ही बुरा लगा था। क्योंकि आज भी बिग बॉस की कुछ क्लिपिंग्स यूट्यूब पर है,
और शायद आपको कुछ ऐसी क्लिपिंग्स भी, ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलेंगे जिसमें रागिनी भी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि रागिनी कितनी सबके साथ मिलजुल कर रहने को कितना ट्राई कर रही थी, लेकिन उसकी इक्वेशन ज़्यादा लोगों से बैठी नहीं, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान होती थी कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये किस तरीके से एक फ़ेक लाइफ जीते हैं। उस वक्त तो देखो हमें विश्वास नहीं होता था। मैं अगर सच बताऊं तो हमें लगता था कि अरे देखो ये जेलसी बोल रही है इसकी, ये खुद कुछ कर नहीं पाई है तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, अब जब 2020 के बाद जो भी सिचुएशंस सामने आई, जिस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिला, उससे मुझे लगता है कि वाकई बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ ऐसा हमारे सामने आता है, लेकिन हमारी आंखों में चमक दमक की पट्टी पड़ी होती है जिसकी वजह से हम कुछ देख नहीं पाते। और यही वजह है कि रागिनी जैसी लड़कियां जो बॉलीवुड को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, यहाँ के लोगों को जब इतना अच्छे से समझते हैं और जब वो हमारे सामने कुछ अपना पक्ष रखते हैं तो हम किस तरीके से उनको नकार देते हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं करते। फिर बाद में जब वो उस दुनिया से चले जाते हैं तो हम उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अफसोस होता है। आज शायद रागिनी ज़िंदा होती तो कुछ ना कुछ तो वो अपनी लाइफ में कर ही रही होती। नहीं कुछ होता तो चलो शादी ही कर लेती, बच्चा ही हो जाता, अरे कुछ तो करती, ज़िंदा तो रहती यार। मरने से पहले मरना ये बिल्कुल मुझे सही नहीं लगता। मेरे फादर हमेशा मुझे एक ही बात सिखाते हैं कि मरने से पहले नहीं मरना है। बट ये जब सिचुएशंस मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे बड़ा ही अजीब लगता है, मुझे मेरा मन बड़ा भारी होता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी अपनी खुद की फैमिली में ऐसा कुछ मिलता जुलता हादसा हो रखा है, तो वो ज़्यादा मुझे हिट करता है, ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट करता है। और बहुत कुछ मैंने देखा है, मतलब आप सोचिए कि 2020 में जैसे कोविड आया, बहुत सारे लोगों के घरों में मुसीबतें, विपदाएं आई, वैसे मेरी फैमिली में भी मैंने बहुत सारे लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखा। बहुत ही अनसर्टन डेथ्स हुई, बहुत कुछ मैंने भी झेला मेंटली। तो उसकी वजह से ही मैं ये सब बातें आप लोगों से कर पा रही हूँ। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपने आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस और इन सेलिब्रिटीज़ की लाइफ के एक्सपीरियंसेस को मिलाकर मैं आपके सामने ये पॉडकास्ट लेकर आई हूँ कि कैसे हमें इतनी मुश्किलों से बहुत झेल कर, माँ के गर्भ में ही हम कितना कुछ झेलते हैं। माँ का गर्भ जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है, 9 महीने हम उस अंधेरे में रहकर गर्भ से बाहर निकलते हैं। फिर हमारे माता पिता, परिवार किस तरीके से हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, फिर हमें जिस तरह की लाइफ देने के लिए कितने वो सेक्रीफाइस करते हैं। और उसके बाद हम जैसे तैसे बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, हम इतने काबिल हो जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए घर से बाहर भेजते हैं और हम जाते हैं। कई जगहों पर कामयाब होते हैं, कई जगहों पर नाकामयाब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एकाएक अपनी ज़िंदगी को खुद से ही ख़त्म कर लें। अब रागिनी के केस में क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी आसपास भी देखा है और अपनी फैमिली में भी देखा है कि लोग झेल ही नहीं पाते। उनको अपने भविष्य को लेकर इतने ज़्यादा पैरानॉइड हो जाते हैं, इतने उनको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं कि वो हैंडल ही नहीं कर पाते कि भाई ये कैसे मैं हैंडल करूँगा, मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे हैंडल करूँगा। वो भूल जाते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हमसे भी बदतर ज़िंदगी में जी रहे हैं, फिर भी वो जीना चाहते हैं, फिर भी एक उम्मीद पकड़ कर वो बैठे हुए हैं। तो पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने से नीचे लोगों की सिचुएशन देखी है और मैंने कहीं ना कहीं अपनी हालत उनसे कंपेयर करके ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। शायद मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने ये सब नहीं देखा होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो रहा होता। मैं कभी कभी वाकई जेन्युइनली सोचती हूँ। तो इसीलिए जब मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं।
तो यही मेरा एक रिक्वेस्ट होती है आप सभी लोगों से कि छोटी छोटी बातों के लिए, करियर के लिए, ठीक है इंसान को सपने देखने चाहिए, इंसान को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षी ऐसा ना बन जाइए जिससे आप अपनी और औरों की ज़िंदगियों की जान की कीमत ही भूल जाएं। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट चाहती हूँ। और अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, अगर आप इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम करना चाहते हैं, ठीक है आप मेहनत कीजिए, अपने जो आपके असूल है उन पर चलकर आप काम कीजिए। सफलता मिलती है अच्छी बात है, नहीं सफलता मिलती है वापस लौट जाइए। और अब तो इतना कुछ सोशल मीडिया पर लोग इतना इतना कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, भले ही वो क्रिंज करें पर कुछ ना कुछ तो वो क्रिएटिव करते रहते हैं। मैं सोचती हूँ अगर रागिनी आज ज़िंदा होती तो शायद वो भी सोशल मीडिया पे होती, बात कर रही होती, अपने बिग बॉस के एक्सपीरियंस बता रही होती, तो यकीनन उसे बहुत सारा सपोर्ट मिलता अगर वाकई उसने खुद के साथ ही ये काम किया है। और अगर नहीं तो फिर क्या कह सकते हैं, ये बॉलीवुड है और बॉलीवुड में बहुत सारी डार्क पैचेस लेकर कई सेलिब्रिटीज़ अपने डार्क पैचेस को अपने मेकअप में छुपाकर घूमते हैं। तो हो सकता है जब कोई उनके डार्क पैचेस के बारे में जान लेता हो तब वो लोग उस डार्क पैचेस की भनक किसी और को ना पड़ जाए, इसीलिए जो उनको लगता है कि भाई ये इंसान हमारे ब्लैक पैचेस को उजागर ना कर दे पब्लिक में, तो उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, मुझे एक्चुअल में कुछ नहीं पता, ये मेरा एक अजम्पशन है। हो सकता है कि वाकई रागिनी ने खुद से किया हो या हो सकता है कोई और वजह हो, जो भी वजह थी वो रागिनी ही जानती थी। और रागिनी के साथ वो सारी चीज़ें, सारी यातनाएं, सारे सुख, सारे दुख चले गए जो उसने अपनी इतनी छोटी सी एज में जो कमाए थे। वो सिर्फ 24-25 साल की थी जब वो बिग बॉस के सीज़न 1 में गई थी और उसके 8 साल बाद उनकी जान चली गई। तो 8 साल बाद वो कितने ईयर्स की होंगी, अर्ली 30s में होंगी अपने, और यंग एज में इस दुनिया को छोड़ के चले जाना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और इनकी फैमिली के लिए, रागिनी की फैमिली के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा, और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, किस हाल में है, वो भी किसी को पता नहीं है। क्योंकि रागिनी को शो से निकलने के बाद इतना ज़्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं। मैं अक्सर देखती थी मेजॉरिटी बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट थे सबको कुछ ना कुछ मिला ही है। बिग बॉस सीज़न 1 ही एक ऐसा रियलिटी शो रहा है जिसके कंटेस्टेंट को शो से निकलने के बाद बहुत कुछ हासिल हुआ। उसका जीता जागता एग्जाम्पल राखी सावंत है, रवि किशन है, कश्मीरा शाह है। मेजॉरिटी सभी को कुछ ना कुछ मिला है। हाँ, कुछ कंटेस्टेंट हैं जो कुछ काम करते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे अनुपमा वर्मा है, आर्यन वैद भी कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, बट मेजॉरिटी जो है सभी को फ़ायदा हुआ। लेकिन जो रागिनी थी इनको वो फ़ायदा नहीं हुआ, और अब तो वो खैर अब ये दुनिया ही छोड़कर वो चली गई हैं। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और मेरी काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं रागिनी के साथ, क्योंकि मैंने उनको देखा था बिग बॉस में और मुझे बहुत बुरा लगा था। और वो जहाँ भी हों खुश हों, उनकी आत्मा को शांति मिले। पता नहीं कितना दुख था उनको, क्या क्या उन्होंने सहा होगा, कितनी मानसिक यातनाएं उन्होंने झेली होंगी जिसके चलते उनको ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। क्या किस सिचुएशन में थी वो तो रागिनी ही जानती थी, और अनफॉर्चुनेटली ये बात कोई भी नहीं जान पाएगा। सो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।